चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। कि कंपनी का फॉर्मेशन होता कैसे है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन क्या होता है, बट इन डेप्थली ये जो लेसन था, लेसन 5 जो हमने डिस्कस किया था, वो टोटली डिपेंड करता था हमारे प्रमोटर की रिगार्ड। वैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन क्या होता है, प्रमोशन की प्रोसेस क्या होती है ना। इवन ये जो चैप्टर था मैंने आपको बता रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कि टॉपिक्स अलग अलग है। मैंने आप हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की, जैसे कि इसके फंक्शंस हो गया, लीगल पोजीशन हो गया, राइट हो गए है, ड्यूटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, रेमुनरेशन हो गया, टाइप हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, हर पॉइंट हमने डिस्कस किया, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। ये जो स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, ये हमने लेसन नंबर 5 में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये वाला यहाँ पर है। हम आज इन डेप्थ में इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी की जो डेफिनेशन है, हम लास्ट फर्स्ट इसकी फर्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंपनी होती क्या है भाई, है ना। कंपनी होती क्या है, कंपनी बनती कैसे है, क्या उसको प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, ये सभी चीजें डिस्कस की। बट फिर भी वही बात है जो क्वेश्चंस जनरल सभी स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करनी है। वैसे ही हमने ये पीडीएफ प्रिपेयर की हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एज इट इज आप इनको लिखकर आ सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, इवन इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा, राइट। फिर उसके बाद डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ having a separate entity with a perpetual successions and a common seat। क्या कहना चाह रही है कि कंपनी क्या होती है भाई, एक एक्ट के अंदर अपने आप को उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड करने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी वजह से कानून की नजर में, लॉ की नजर में, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी होती है वो कैसी होती है, पर्सन तो होती है बट कैसी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए मेंबर्स होते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मींस की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होते हैं। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फर्म है, जिसकी जो आपकी कंपनी है, जो आपकी मेंबर्स है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, राइट। दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की लायबिलिटी, दोनों की एसेट्स, दोनों की ऑब्लिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अ सेपरेट, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मेरी जो कंपनी है ना, जो हमने स्टार्ट की है, वो कंपनी कंटिन्यूअस लेवल पर चलती रहेगी, इवन कुछ भी हो जाए। इवन कुछ भी होने का मतलब क्या है कि चाहे कोई मेंबर आ रहा है, चाहे कोई मेंबर जा रहा है, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट के दौरान हमारी कंपनी क्या रहेगी, कंसिस्टेंटली रन करती रहेगी। काउंसिल का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, जिसे हम स्टैंप के तौर पर जानते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा, दैट मींस कंपनी उस चीज के लिए क्या है, एग्री है। क्या इतनी इतनी बातें समझ में आई या नहीं? चलो तो फिर अब आगे देखो, ये लिखा जो नीचे इंट्रोडक्शंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, दिस सेइंग दैट इज इंप्लाइज दैट अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये पॉइंट मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया, ठीक है। चलो तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते जो कि हमने लेसन नंबर 5 में भी किया था, बट फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सुनो, अब एक पर्सन है, इसकी इच्छा है कि वो क्या जनरेट करे भाई, इनकम जनरेट करे, अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। और इवन उसने मार्केट में देखा कि काफी सारी चीजें की अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, इसकी कमी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई एक रोड है और उस रोड के ऊपर मान लीजिए 5 से 10 किलोमीटर के दौरान कोई भी शॉप नहीं है, ठीक है। और वहां पर क्या है, काफी सारी मतलब पब्लिक है, इवन रेजिडेंशियल पॉइंट है, मतलब कि घर है, दुकान तो नहीं है, घर ज्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे देखा कि जब अगर लोगों को कोई सामान चाहिए तो इधर से वहां पूरे फुल मार्केट में जाने में उनको टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट सेट किया, ठीक है, और वहां पर अपनी क्या कर दी, शॉप ओपन कर दी।
अब देखो इस पर्सन के दिमाग में ये आया कैसे, समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब किस पर्सन के दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उस आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। सेम इस तरीके से अगर किसी के दिमाग में क्या आ रहा है, कंपनी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हाँ जी हमारी कंपनी होनी चाहिए, तो कंपनी के रिगार्डिंग जिस भी पर्सन या फिर पर्सन ऑफ द ग्रुप, समझ पा रहे हैं, झुंड जिसे हम कह सकते हैं, काफी सारे पर्सन की कमेटीज कह सकते हैं, इनके माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया कि हाँ जी हम कंपनी ओपन करेंगे और उस कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है और हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया क्यों आया कि चीजें में मार्केट में किसी चीज की डिमांड है और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की सप्लाई होने में कमी है या फिर हो ही नहीं रही है, हम उसको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले क्या आया कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, राइट। अच्छा मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, दैट मींस ग्रुप ऑफ द पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी के भी दिमाग में आ सकता है भाई, राइट। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है मुझे उसको एक्चुअल में इसकी मार्केट में मेरी कंपनी बनाने के लिए मुझे काफी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस कंपनी के फॉर्म इसकी बनने तक मुझे काफी सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि भाई सबसे पहले तो आइडिया ही चाहिए था, देन उसके बाद मैं ये देखूं कि जो मैंने मेरा आइडिया बनाया है कि क्या वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा हो तो सकता है तभी तो आइडिया आया है, बट हाँ ये भी तो देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर आइडिया को एग्जैक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे रिसोर्सेज क्या चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी होगी कि मुझे इस टेक्नोलॉजी के, या फिर मैं कहूँगी मुझे ये मशीनरी चाहिए, क्या ये मशीनरी अवेलेबल है, हाँ जी है। अच्छा मुझे पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे रेज होंगे, मुझे ये डॉक्यूमेंट बनवाना है तो कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया। इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की है जिसके माइंड में ये सभी चीजें चल रही है। और जैसे ही वो इन सभी चीजों को कंप्लीट अप कर देगा, मीन्स की लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट कर देगा, देन उसके बाद वो क्या बन जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको ग्रेजुएशन के अंदर अगर एडमिशन लेना होता है तो हम क्या कहते हैं कि आपकी एटलीस्ट +2 क्लास तो होनी चाहिए। अच्छा आप कॉमर्स में बीकॉम करना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आपको अकाउंट्स कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि जो सीए करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली कंपल्सरी है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, उनके लिए बीकॉम बीबीए समथिंग ऐसा होना चाहिए, राइट। तो आप पहले जो मेन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेम इस तरीके से कंपनी बनाने के लिए होती है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है, क्या चीज कहाँ से क्या होने वाली है, ये सभी चीजें आपको अरेंज करनी होगी भाई अरेंजमेंट। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से हम अप्रूवल लेंगे कि क्या ये हम कंपनी ओपन कर सकते हैं। अच्छा देन उसके बाद अगर इनसे अप्रूवल मिल जाती है फिर हम क्या करने वाले हैं, आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब करवाने है कैपिटल, कैपिटल को अरेंज करवाना है, फिर मैं अपने बैंक को सिलेक्ट करूंगी। पहले हमने थोड़ा सा जितना भी पढ़ाया समझाया ना मैंने उसको रीड कर, देखो क्या कहता है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब कि हर चीज एक प्री प्लान मैनर से होगी। ये नहीं है कि पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे फिर आप उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे कि नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। जैसे कि आप 10th के बाद 11th करेंगे, देन +2 करेंगे, देन उसके बाद यूजी में एडमिशन लेंगे, देन पीजी में होगा। प्रोसेस होती है ना हर एक चीज की, राइट। तो सेम इस तरीके से ये भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके अंदर काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसेस इंक्लूडेड है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच है टू ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस आइडिया इनटू द लीगल रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी एंटिटीज। कि आपके पास जो बिजनेस का जो आइडिया था उसको एक्चुअल में एक एंटिटी बनाने में, जिसकी एक्चुअल में कंपनी में क्रिएट करने में आपका दिमाग लगे। और उस दिमाग लगाने का जो आइडिया आया था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन सभी स्टेप से गुजरना पड़ेगा, सेवरल स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके।
ठीक है, मीनिंग क्या लिखने वाले हैं? द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द लीगल एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंटिटी अंडर द कंपनी 2013. दिस इन्वॉल्व द कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटी, प्रिपेयरिंग द एसेंशियल डॉक्यूमेंट। जितनी भी फॉर्मेलिटी करनी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेन अगर मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट से कहते हैं, कहते हैं कि आपको वही सेम एज इट इज यूजी की एडमिशन लेना है तो आपके पास +2 की डीएमसी होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सभी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्ट हो गया, और इवन अदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग और इवन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग वैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको अप्रूवल चाहिए होगी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो सिंपल। ओके जी। अब स्टेजेस आ जाती है, स्टेजेस क्या होने वाले? प्रमोशन होने वाला है। वैसे हमने मार्केट में प्रमोशन क्या मतलब क्या पढ़ा था कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना। फायदा किसकी मदद से? किसकी मदद से? आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, आप सेल प्रमोशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रमोशन का मतलब वो नहीं है। प्रमोशन जस्ट एक एक्टिविटी है, प्रोसेस का पार्ट है। प्रमोशन में क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। पहले प्रमोशन आने वाला है, फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन आने वाला है, फिर हम कैपिटल को रेज करेंगे, देन कमेंसमेंट करेंगे। ये स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रमोशन का मतलब क्यों? क्योंकि फिफ्थ चैप्टर के अंदर ये ही हमारा मेन पॉइंट था जिसके थ्रू हम प्रमोटर के तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मैं इसके फर्स्ट स्टेप है हमारे फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्मेट करने का। यहाँ पर प्रमोटर होता है जिसके दिमाग में ये बिजनेस के रिगार्डिंग एक आइडिया आता है, और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करता है, और फिर वो अपने फर्स्ट जो डायरेक्टर होता है ना, फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब पता है क्या है? जो कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि हाँ जी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। समझ में आया? तो दे सर्च फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर फर्स्ट डायरेक्टर को सर्च करेगा, और फिर फाइनली रजिस्टर ऑफ द कंपनी से लेने वाला है अप्रूवल लेने। इसको हमने बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हमने लेसन 5th में डिस्कस किया था। सबकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इवन आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको डिटेल में लेक्चर्स की सीरीज मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट को। भाई आइडिया अच्छा है, हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया। ओके, प्रमोटर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था प्रमोशन ऑफ द कंपनी। देन उसके बाद हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे कि दिमाग में आइडिया आने वाला है पर्सन के, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, देन उसके बाद रिसोर्सेज को कलेक्ट करने वाला है, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्सेज है जो आपकी आपकी बिजनेस में यूज होने वाला है। देन आप लीगली जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद आप अप्रूवल लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं रजिस्ट्रेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, जो अब मैं आपको कहूँ, आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी, ठीक है। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है? आपकी सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, ठीक है, आपके पापा जी का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मेल एड्रेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें एक्सप्लेन करते हो, करते नहीं करते हो। और उनके साथ में आपको एक रेड कलर में एक स्टार पॉइंट नजर आता है रजिस्ट्रेशन करने टाइम। कभी आप लोगों ने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो वैसे भी किसी भी मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको नजर, स्टार पॉइंट का मतलब क्या है? ये मैंडेटरी है। इन केस ये आप एक मान लीजिए आपका आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना भूल गए, ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वापस साइट पे इंटीमेशन आएगा कि आपकी ये चीजें अभी वैकेंट है, खाली है, इसको प्लीज फिल कर दीजिए, ये मैंडेटरी है। ऐसा इंटीमेशन आता है। आप जैसे इसको फिल कर देंगे, नीचे फिर एक बॉक्स में नजर आएगा टिक करने का ऑप्शन कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेम इस तरीके से कंपनी के अंदर भी फॉर्म फिल किया जाता है अपने आप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। समझ में आई रजिस्ट्रेशन क्या है? Company is officially recognized as a separate legal entity by the government। कहना क्या चाह रहा है कि जो कंपनी है, अगर मैं इसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रही हूँ, इनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रही हूँ, तो वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो मेंबर है, कंसेप्ट पढ़ा था ना,
सेपरेट लीगल एंटिटी की जो मेंबर है और जो कंपनी है दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट है। जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेशन में आ जिनका जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी दिन से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि मैं अभी फिलहाल 3-4 मिनट के बाद में इसको डिस्कस करूँ। ठीक है, और अगर मुझे एक बार कंपनी से मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, इट्स रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया? मेरे को जैसे ही जस्ट अ सेकेंड, मेरे को देखो मैंने ये क्या किया, प्रमोशन की प्रोसेस की, आइडिया इन्वेस्टिगेशन असेंबल किया, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। अब मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जा रही हूँ अपने आप का इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए। जैसे ही मुझे अप्रूवल मिल जाएगी तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट थर्ड स्टेप होने वाला है। ये मेरे पास सेकंड स्टेप था, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो जी, अब यहाँ पर पहुंचते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन या फिर मैं कहूँ कि इनकॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। ये सभी पॉइंट्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये पॉइंट ना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लीगल एंटिटी बनने के लिए अपने खुद की एक अलग से पहचान बनाने के लिए, अपने मेंबर्स की लायबिलिटीज को लिमिटेड करने के लिए, अपने आप को परपेचुअल सक्सेशन करने के लिए। डेफिनेशन मैंने आपको समझाया ना, कि तभी मैं कह रही हूँ कि ये आंसर आपको मिल जाए। अच्छा, ठीक है, अब अपने पास आ जाता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, रजिस्ट्रार कंपनी से जो अप्रूवल लेनी है, जो अभी फिलहाल हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इनका भी मतलब देख लेते हैं कि इनके अंदर वैसे क्या है। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कि जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया है, इनके ऊपर वैसे सेपरेट चैप्टर है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबरिंग अलग होगी, मैं आपको बता देती हूँ। बट इससे आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो इन्हीं के ऊपर है कि मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, देन आगे बाकी सब्जेक्ट चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मेमोरेंडम चाहिए, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल चाहिए, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस जरूरी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेनी जरूरी है। चलो तो डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ये जैसे मैंने कहा कि मेरे को कंपनी में ये मेरा ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है बच्चे क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी एक लिमिट क्या बोलते हैं, एक दायरा सेट कर देते हैं कि हाँ जी इस दायरे के अंदर रहकर ही आपको काम करना है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, अगर मैंने कहा कि मेरे ये जो दायरा जो मैंने बनाया है, अगर मैं इससे बाहर होकर काम करूंगी तो कहीं ना कहीं जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, जो मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, उससे बाहर होकर आप काम कर रही है, तो उस केस में जो भी कंपनी है वही क्या होने वाली है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ब्रीच का इन द सेंस कि इसकी तोड़ने के लिए, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ये तोड़ा, जिस भी कंपनी ने तोड़ा या किसी भी पर्सन ने तोड़ा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूरी कंपनी लाइबल होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक आपका बाउंड्री सेट करने वाली डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि आप कितने एरिया में काम कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैं कहते ना कि क्या गेम खेलना है, भाई तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है, ठीक है, बास्केटबॉल खेलना है, बट कैसे खेलना है वो आपको अंदर इंटरनली जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताते हैं। मेमोरेंडम क्या बताता है, आपको बाउंड्री बताता है कि हाँ जी आप ये कर सकते हैं, इतनी कैपिटल रेज कर सकते हैं, आपकी इतनी लाइबिलिटी है, आपका नाम ये होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस इतना होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं। और कंपनी में जिस पर्पज के लिए हमने बनाई थी, उस पर्पज को अचीव करने के लिए कौन कौन सी मुझे एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन legal document that define the company's purpose and the scope of its activity, right? कि उसका पर्पस क्या है और वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है। just like a birth certificate of the company because outlines the company's objective and the goal। ये आउटलाइंस की तरह ही काम करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, जिस पर्पज के लिए मैंने कंपनी बनाई थी वो मैं अचीव करने वाली हूँ, और कैसे करेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। ठीक है,
चलो, वैसे मैंने आपको बताया कि हम वैसे इनको अलग अलग सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक ब्रीफ में तुम्हें जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये होता है कि हाँ जी, आपकी कंपनी का नाम क्या है भाई, वो बताना है आपको, ठीक है। और आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उसकी लोकेशन क्या है, उसका प्लेस कहाँ है, कहाँ पर अपने बिजनेस को आप लीगली रन करने वाले हैं वो आप बताने वाले हैं। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए आपने कंपनी को सेटअप किया है। इवन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है ना उनकी लायबिलिटी कैसी है। मैम, लायबिलिटी का इन द सेंस ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 3 टाइप ऑफ कंपनी के अंदर, कि हमारी जब टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर भी टू पार्ट्स होते हैं, लिमिटेड बाय द शेयर एंड लिमिटेड बाय द गारंटी। समझ में आया? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? So that's the reason कि each and everything is explained in particular that document, right? कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या है कि हाँ जी, आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमने जब डिस्कस किया था, हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था कि शेयर वाला था, कि भाई शेयर क्या होते हैं, कैपिटल का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जब कंपनी जब बनती है ना तो उसे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ जी, मेरी लाइफ टाइम कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। अब मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये 2 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो अल्टरेशन का पॉइंट आता है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये दिखाई देता है कि मेरी जो शेयर कैपिटल जो है वो कितनी रहने वाली है। इन केस जैसे अभी ये तो होगा जैसे कि एकदम से सारे 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे करके होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट टाइम मैंने इसको 10 लाख रुपए मैंने कैपिटल यूज की, और 10 लाख कैपिटल को मैंने रेज करने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है बच्चों? पब्लिक कंपनी के पास होता है, नहीं होता है? राइट, ये होता है नहीं होता, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, तो पब्लिक कंपनी होती है उसको प्रॉपर राइट होता है कि वो पब्लिक से क्या कर सके, पैसे को रेज कर सके। पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए पब्लिक इनको पैसा कब देगी, जब ये अपने डिटेल इंफॉर्मेशन क्या करने वाला है, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट फैक्टर्स की मदद। समझ में आया? समझ में आया? ओके जी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि मेरे को ₹10 लाख चाहिए और ₹100 का एक शेयर है। कहते हैं ना, देखिए एक कॉपी जो है 10 रुपए की, 100 रुपए की है, तो आपको 10 कॉपी लेनी तो कितने रुपए की कहेंगे? 1000 रुपए की। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं आपको घर आके ये कह रही हूँ, जैसे आपके पापा कहते हैं या फिर आप कहते हैं पापा 10,000 रुपए की कॉपी आई है, पापा कहते हैं इतनी कितनी कॉपी ले आया कि भाई मैं तो 10 ही लेके आया, मतलब कि 100 रुपए की है बेटा, पता कैसे चला? मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो सेम इस तरीके से ये है कि मैंने कहा मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, मुझे एक 10 लाख रुपए कैपिटल रेज करें, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 10,000 शेयर हो गए। तो टोटल वैल्यू होती है ये 2 करोड़ रुपए। और जब मैं इसको क्या करती हूँ, किस तरीके से मुझे अपना शेयर के अंदर डिवाइड करना है, हाउ इट्स डिवाइडेड, इसकी 10 रुपए का एक शेयर लेना है, 100 रुपए का एक शेयर लेना है, या फिर 50 का लेना है, 25 का लेना है, कितने रुपए का शेयर होने वाला है एक, ये आपको पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर बताना पड़ेगा। और हाँ, कितनी कैपिटल आप आपकी खुद की यूज कर रहे हैं, कितनी दूसरों की यूज कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी यहाँ पर डिस्क्लोज होने वाली है। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि मेंबर जितने भी है कंपनी के अंदर, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, या फिर अदर जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, वो क्या इस कंपनी को ऑपरेट करने के लिए रेडी है, या सभी के सभी एग्री करते हैं या नहीं करते, उनकी कंसेंट भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बताया भी कि कंपनी को बनने से पहले उसे क्या करना पड़ता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब कंपनी बनती है ना, कंपनी को बनने से पहले क्या करना पड़ता है, कंपनी को इन सब को अरेंजमेंट करना पड़ता है कि हाँ जी मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन सब की कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो होती है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने कैसे बताया कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसे बात की जा रही है। अब मैंने कहा गेम खेलना है भाई, कौन सा गेम खेलना है भाई? बास्केटबॉल खेलना है, ये तो हो गया मेमोरेंडम। कैसे खेलना है भाई? 5 प्लेयर होंगे, पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ऑन टिप हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं।
है ना। तो इंटरनली जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो रेगुलेशंस है मैनेजमेंट के ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं ना कि वो किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें कौन सो किसके मदद से हमें पता चलेगी, उस डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It's like the company's constitutions guiding how it will operate the day-to-day activity. वो कैसे अपनी day-to-day activities को रन अप करने वाला है वो यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये हम डिटेल में आगे मैंने आपको बताया, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर के राइट्स क्या है, डायरेक्टर की पावर क्या है, मीटिंग कितनी होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इन शॉर्ट में बता देती हूँ। अब उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर्स की ना हर 3 महीने के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग हो रही है उसको देखा जाएगा, नहीं हो रही है तो उसको भी देखा जाएगा, होनी चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ होती है। क्या किन किन मेंबर्स को कितना राइट है, क्या शेयर होल्डर्स को जो राइट है क्या वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन होता है। डायरेक्टर्स को क्या क्या राइट है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती है। कहने का मतलब जो इंटरनली जो वर्किंग होती है ना, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे कैसे हम अपने डिविडेंड को बांटेंगे, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं, फन फैक्ट से कह सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बताता है व्हाट द गेम इज अबाउट, गेम क्या है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कि हाउ टू प्ले इट, किस तरीके से हमें इसको खेलना है वो आर्टिकल बताते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बताता है, ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है आर्टिकल बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिसे हमें फाइनली अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल इन द सेंस कि मुझे उनसे ये कहना, उनसे ये हाँ करवानी है कि हाँ जी आप कंपनी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है जहां से हमें अप्रूवल मिलती है। जैसे कि मैं कहूं कि जब तक आप सारे के सारे, मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यूजी ग्रेजुएशन के अंदर ना एडमिशन लेना है, ठीक है, या कोई भी आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो सबकी सबकी फिल करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। आपको अपना नाम भी मेंशन करना होता है, उसके ऊपर इवन स्टार लगा होता है कि मैंडेटरी है। मम्मी का नाम लिखना होता है, पापा जी का नाम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, नेशनलिटी लिखनी होती है। ठीक है, आपके आधार कार्ड का नंबर लिखना होता है, आपके फोन नंबर लिखना होता है, मोबाइल आईडी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टिक का। अगर आप इसको टिक करके नेक्स्ट एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स ये टिक ये बता रहा है कि जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, माँ आपका और ये जो आपका नाम है, आधार कार्ड है, इन सबका सबकी इंफॉर्मेशन क्या है मेरी ओर से बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट मीन्स इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप होंगे या नहीं होंगे, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, नहीं ना। जिन्होंने ये एक्सेप्टेंस की है वही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद ही यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन प्रोसीड करेंगे। अगर इन केस ये मान लीजिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे क्या लिया था, आधार कार्ड लिया था, मैंने कहा कि यहाँ पे आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, पूरे नंबर नहीं है। ठीक है, जितने नंबर होते हैं वो पूरे नंबर नहीं है, तो उसमें एक नंबर मिसिंग है, तो क्या होगा कि प्लीज जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट फिल कीजिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे तभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड का ऑप्शन ब्लू टिक में आपको नजर आता है ना। तो सेम इस तरीके से कंपनी भी के जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है वो भी यही चेक करती है कि जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट थे, जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई नेम क्या है, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेस क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, इवन डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर जितने भी मेंबर्स है ना कंपनी के अंदर, उनकी सबकी इन डेप्थ में जो डिटेल अगर जब तक नहीं सामने प्रेजेंट होगी तब तक आरओसी यहाँ से अप्रूवल क्या नहीं देने वाला, अप्रूवल नहीं देने वाला। समझ में आया? इट्स लाइक दैट इज अ ऑफिशियल वॉचडॉग कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी बन जाएगी, कंपनी बनने के बाद भी ये जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है ना, ये हमेशा कंपनियों के ऊपर निगरानी करता रहता है। भाई ऐसा क्यों है? अब आप ये देखिए कि इतने सारी पब्लिक से जब ये पैसा रेज करेगा, इतने सारी पब्लिक से पैसा लेगा, ये जो पब्लिक कंपनी जो हमने बनाई है इसको हम निगरानी देखेंगे कि क्या उस पैसे का वही यूज हो रहा है जो होना चाहिए था, कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि भाई इस पैसे का यूज हम यहाँ करने वाले, इस पैसे को रेज इस पर्पज से कर रहे हैं, क्या वो वही यूज हो रहा है? अच्छा, जितना पैसा हमने लगाया था लोगों ने, क्या उनका उतना ही रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जस्ट इस कहने का मतलब ओवरऑल इसके ऊपर एक निगरानी रखी जाती है कि हाँ जी जैसा रूल रेगुलेशंस में है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, क्या आप अपने बिजनेस को वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, तो अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी।
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास, अभी हम ये वाला वैसे मैंने टॉपिक करवा दिया था, लेसन 5th के अंदर ही करवाया था। प्रमोशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन के अंदर अब आपको समझ में आ गया कि आपको एमओए, एओए और आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से अप्रूवल लेनी है। रेजिंग ऑफ द कैपिटल, ये पॉइंट वैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 5th चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से कंपनी क्या करती है, रेज करती है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक जस्ट सेकेंड, यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेजेस, राइट, क्योंकि हमारा इनकॉर्पोरेशन का स्टेजेस यहाँ पे था, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ना इनके बस मोटा मोटा मैंने बताया था, तभी मैंने बोला था कि फॉर्मेशन वाले चैप्टर में बिल्कुल इन डेप्थ से पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की जाती है। अब मैंने यहाँ पे बोला बच्चों कि सबसे पहले कंपनी को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और उस प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी इन डेप्थ में डिटेल देनी पड़ेगी। इन्वेस्टर्स इस चीज को रीड करेंगे, फिर अपने पैसे को लगाएंगे। ठीक है, अब इतने सारे लोगों का पैसा है, कंपनी अपने पास करेगी, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी, तो कंपनी ने कहा कि भाई बीच में एक मीडिएटर को लेकर आओ, ब्रोकर को लेकर आओ, या फिर मैं कहूँ सॉरी मीडिएटर दैट मीन्स एक बैंक को लेकर आओ जो सभी के सभी इन्वेस्टर्स का पैसा क्या करने वाला है, कलेक्ट करने वाला है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा पहले यहाँ जाएगा और इसकी बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ देगा, यहाँ देगा, तो सेकंड स्टेप यहाँ नहीं, यहाँ होने वाला है। क्लियर आया समझ में? अच्छा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैंने मंगवाए हैं 10,000 शेयर्स की रिगार्डिंग पैसे, लोग क्या करते हैं 9,800 भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं, मान लीजिए 12,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन आ गई है, ऐसे आ गए हैं, तो ये तो चलो ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, ये क्या है, ओवर सब्सक्राइब है 2,000 की, तो यहाँ पर बैंक ही उनको क्या करेगा, फिर उनको पैसे वापस देगा, कहेगा कि भाई कंपनी इतनी कैपेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने केवल 10,000 शेयर के लिए पैसे मंगवाए थे, आपने 2,000 दे दिए, तो कहीं ना कहीं हम आपको पैसे नहीं दे सकते, इनको वापस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या काम होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, फिर बैंक को अपॉइंट करना होता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर्स को एप्लीकेशन में देंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि जैसे एप्लीकेशन होती है, देन उसके बाद अलॉटमेंट होती है, देन उसके बाद फर्स्ट कॉल होती है, देन उसके बाद फाइनल कॉल होती है, ये सारी की सारी प्रोसेस होती है या नहीं होती, होती है। तो इसके हिसाब से हम क्या करने वाले, अपने पैसे को मंगवाएंगे और देन अपने सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी प्रोवाइड करेंगे। देखो क्या लिखा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बिफोर द स्टार्टिंग द ऑपरेशन। अपनी बिजनेस की ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उसे जरूरी है कि वो अपने पब्लिक से क्या करे, पैसा रेज करे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट कैसे होगा भाई, प्रोस्पेक्टस इशू करके होगा। मींस कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करके करेंगे। फिर मैं क्या करेंगी, एक मेरे बैंक को भी अपॉइंट करूंगी, जो मैंने यहाँ पे किया। ऐसे कई बार ये होता है कि ये बोला जाता है ना कि 90% जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब होने चाहिए, तभी आप अपने पैसे को यूज कर सकते हो। इन केस मान लीजिए 8800 रुपए, यहाँ पर 8800 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया, यहाँ पे 200 की कमी है, तो इन 200 शेयर्स को कौन सब्सक्राइब करेगा, जिससे कंपनी अपने एक्टिविटीज को कम्प्लीटली रन अप कर सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, हम क्या करने वाले हैं, बीच में एक मीडिएटर को बुलाएंगे। मीडिएटर इन दैट मींस एक ब्रोकर को बुलाएंगे, जो इन शेयर्स को क्या करने वाला है, जो इन शेयर्स को क्या करने वाला है, सब्सक्राइब करने वाला है। ठीक है, तो एक एज अ हेल्पर। ठीक है, तो कंपनी इस तरीके के अंडर राइटर्स ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी, देन उसके बाद उनकी एप्लीकेशन देने वाली है, अलॉटमेंट देने वाली है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली है। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्टेप भी हो गया अब आपका। नेक्स्ट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब क्या है, जब फाइनली जब हम क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये पता होगा, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया भाई, आपके पास दो कंपनियां होती हैं, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, एक आपके पास क्या है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी की जो प्रोसेस है थोड़ी सी अलग होती है पब्लिक कंपनी से। क्यों भाई, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो पब्लिक से पैसा, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पब्लिक है, इधर साइड क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है, और इधर साइड क्या है, ये पब्लिक कंपनी। मैंने अभी आपको बताया, इवन हमने डिफरेंस में भी डिस्कस किया था प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी सेक्टर्स के बीच में, कि जो प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है, इन दोनों को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट पब्लिक से कौन पैसा रेज कर सकता है, जस्ट ओनली प्राइवेट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को ये सॉरी फॉर दैट, पब्लिक कंपनी पर्सन से क्या कर सकते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, बट प्राइवेट को किसी भी तरह का राइट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो अभी तक हमने किया प्रमोशन का काम,
जो हमने काम किया इनकॉर्पोरेशन का काम, यहां तक तो इन दोनों की प्रोसेस क्या रहने वाली है, सिमिलर रहने वाली है, यहां तक में कोई चेंज नहीं आने वाली, ये दोनों स्टेप दोनों कंपनी फॉलो करेंगे। बट जब उसके बाद आगे आ जाता है ना कि सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है कमेंसमेंट का, लिख ही लेते हैं कमेंसमेंट का, ठीक है। तो कमेंसमेंट का काम, और यहाँ पर ये वैसे पूरी प्रोसेस होती है, बट प्राइवेट कंपनी क्या, ये जो स्टेप है ना ये नहीं होता, क्योंकि उन्हें पब्लिक से पैसा रेज करने का किसी भी तरह का राइट नहीं होता, जिसको हमने डिस्कस किया था पीआरटी के कंसेप्ट से। पी का मतलब क्या था कि प्रोहिबिटेड फ्रॉम द रेजिंग द शेयर्स, रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक से, प्राइवेट को बिल्कुल अधिकार नहीं है। इवन मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पे 200 होते हैं, बट यहाँ पे 7, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट किसको, पब्लिक कंपनी को, क्यों, क्योंकि शेयर्स को इशू भी कौन कर रहा है, यही कर रहा है। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? अच्छा जी, अब यहाँ पे पब्लिक से शेयर्स को सब्सक्राइब ही नहीं करवाना, तो कंपनी को यहाँ से क्या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही प्राइवेट कंपनी वालों को ये पूरा राइट है कि हाँ जी बिजनेस को क्या कर सकते हो, कमेंस कर सकते हो, ठीक है। बट पब्लिक कंपनी को ये पूरा, पब्लिक कंपनी को बीच में ये जो स्टेप है ना, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का जो स्टेप है, ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा। बाद में इवन मिलेगा तो इसको भी सीओआई से, सीओआई इसको भी मिलेगा पब्लिक कंपनी को, बट सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जरूरी है कि इनको सब्सक्रिप्शन का जो 90% का क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या इशू करेगी, उनको एक और सर्टिफिकेट इशू करेगी कि सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट। जिस दिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट मिल जाएगा, उस दिन से ये पब्लिक कंपनी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी अपनी बिजनेस की एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर देगी। अदरवाइज जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, बिजनेस यहीं से रन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ये वाले 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं होती। इनका कमेंसमेंट 3rd स्टेप में ही हो जाता है, और इनका कमेंसमेंट 4th स्टेप में होगा। समझ में आया? चलो इसको पढ़ते हैं कि 4th जो स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या कहता है। देखो कि कमेंसमेंट क्या मतलब क्या है, कि फाइनली अब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ सभी हाँ मर्जी हो गई है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने बिल्कुल एग्रीमेंट पे सहमति दे दी है कि हाँ जी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी आपने फुलफिल की है, अब आप बिजनेस कर सकते हैं, ओपन इट डोर, आपके बिजनेस के लिए सभी दरवाजे ओपन होंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है, ऑफिशियली स्टार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अब आप लीगली अपने जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं आप, क्योंकि लीगली आप क्या हो गया, रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्हेन डज कमेंसमेंट हैपन, कब आपका कमेंसमेंट होता है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी, भाई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट के लिए तो केवल 3 स्टेप थे, इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, तभी इमीडिएटली वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। बट पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो सब्सक्रिप्शन का जो स्टेप था वो भी करना पड़ेगा, दैट मींस 90% की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आईओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का कॉन्सेप्ट मींस की सर्टिफिकेट मिलेगा। देन उसके बाद आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ये जरूरी है कि मुझे सब्सक्रिप्शन करना होगा, सब्सक्रिप्शन के बाद मुझे सीओसी रिसीव करना होगा, देन मैं मेरे बिजनेस को क्या कर सकती हूँ, स्टार्टअप कर सकती हूँ। समझ में आया? समझ में आया? ये कुछ एक की डॉक्यूमेंट से फॉर्मेशन थी, कंपनी की फॉर्मेशन के स्टेप से। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देन उसके बाद आर्टिकल, देन उसके बाद प्रोस्पेक्टस। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे हम सबको 1 बाय 1 क्लियर करते चले जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुए थे, फिर हमने टाइप ऑफ कंपनी को भी डिस्कस किया था, देन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सभी इन डेप्थ में देखो, कन्वर्जन हर चीज हमने डिस्कस की थी। देन इसके बाद हमने 5th चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, और आज हमने 6 को भी कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे एक लिटिल अमाउंट चार्ज की जाएगी, आप नंबर क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, हर चीज आपको गिवन है। टीम के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।